नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं नगर निगम संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रयागराज अध्यक्ष सुशांत केसरवानी जी। सुशांत केसरवानी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नोटबंदी ने व्यापारियों को किस हद तक प्रभावित किया और आज तक क्या व्यापारी उस नोटबंदी से उबर पाए? देखिए, नोटबंदी से व्यापार तो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ जी। और नोटबंदी के बाद तो जो समस्याएं थी वो जग जाहिर थी। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रियल एस्टेट सेक्टर का और किसानों का हुआ, क्योंकि इसके अंदर अधिकतर दैनिक मजदूर हैं और जिनको दिहाड़ी के ऊपर पेमेंट करी जाती थी, वो सेक्टर पूरी तरीके से टूट गया है और जो कि अभी भी नहीं उभर पाया है। और फिर नोटबंदी के बाद कोरोना आ गया, तो फिर कोरोना की वजह से व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ और क्या आज तक आपकी सरकार कुछ कर पाई है व्यापारियों को वापस से पटरी पर लाने के लिए? देखिए, कोरोना तो आज तक 100 साल की सबसे बड़ी विभीषिका और महामारी है। इसमें व्यापारी वर्ग, सरकारी वर्ग, पत्रकार वर्ग, सारे वर्ग इससे प्रभावित हुए। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो अछूता रहा हो। और व्यापारी वर्ग एक कोरोना वॉरियर के तरीके फ्रंट लाइन पे आकर इन्होंने काम करा जी। तो उसमें हम लोगों की आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक हानि और जनहानि भी बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि अपूर्णीय क्षति हुई है व्यापारी समाज की। इसमें बहुत से व्यापारी जिन्होंने जो किराना के दुकानदार थे, जो डेयरी के दुकानदार थे, जो दवा के दुकानदार थे, उन्होंने अपनी सेवाएं लगातार समाज को दिया और इन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपने स्वयं की चिंता न करते हुए फ्रंट लाइन पर आकर देश सेवा के लिए उन्होंने काम करा। और उसके बाद जिस तरीके से इनको जनहानि हुई है लोगों को, उसके ऊपर लगातार हम लोगों की मांग चल रही है कि जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड व्यापारियों को दुर्घटना बीमा देने की बात है। तो उसके अंदर हम लोगों की मांग है कि जो कोरोना में मृत व्यक्ति है उसको भी दुर्घटना माना जाए और उसको 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस बारे में लगातार सरकार से मांग है और उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर कुछ ना कुछ फैसला लेगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आज तक व्यापारी वर्ग जो है वो जीएसटी के प्रावधानों का विरोध करता आया है, ऐसे में व्यापारियों का सबसे ज्यादा सहयोग भी बीजेपी सरकार को रहा है, तो फिर बीजेपी सरकार सहूलियतें क्यों नहीं दे रही है? देखिए, व्यापारी समाज कभी जीएसटी का विरोध नहीं करा है। व्यापारी समाज ने हमेशा जीएसटी की विसंगतियों का विरोध करा है। अच्छा। जीएसटी एक अच्छा टैक्स है, जीएसटी के आने से व्यापारियों को सहूलतें हुई है, लेकिन उसके अंदर अभी तमाम सी विसंगतियां हैं जो लगातार संशोधन हो रहे हैं। 1000 से ऊपर करीब करीब अभी तक संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। जीएसटी को सरलीकरण करने की जरूरत है ताकि व्यापारी समाज खुद आगे बढ़ के आए और टैक्स जमा करे और देश हित में सहयोग करे। और भारतीय जनता पार्टी को जो व्यापारी समाज मदद करता है, तो हमारे हिसाब से व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि जो राष्ट्रभक्त है और सबसे ज्यादा व्यापार के अंदर वैश्य समाज है। वैश्य समाज हमेशा से ही राष्ट्रभक्त रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और नियत हम लोग को लगता है कि वो देश हित में है। तो हम लोग थोड़ा सा अपना नुकसान और परेशानियों को सही के भी राष्ट्रहित के लिए भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं। अच्छा, व्यापारियों की समस्याओं पर फिर आगे बात होगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से राजनीति में व्यापारियों की क्या भूमिका है? देखिए, राजनीति के अंदर व्यापारियों की तो बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी दल, कोई भी संगठन बगैर व्यापारियों के सहयोग को चल ही नहीं सकता है। जितने भी चंदे होते हैं सब व्यापारियों के द्वारा दिया जाता है। सारी पार्टियों को फाइनेंस व्यापारियों द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर पार्टी को समझना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कि पार्टियों को और नेताओं को प्रचार करने के लिए डोर टू डोर जाना पड़ता है। आपको अगर 100 लोगों से मिलना है तो आपको दिन भर लग जाएगा, लेकिन एक व्यापारी समाज ऐसा है कि दिन भर में 200 लोग उसके पास खुद आते हैं। और अगर वो सरकार बनाने और बिगाड़ने पर अगर आ जाएगा तो अपने दुकान से बैठे बैठे माउथ कन्विंस करके वो सब कुछ अलग पलट सकता है। तो इसलिए व्यापारी वर्ग को साधना हर वर्ग की मजबूरी है। जी। किसानों के बाद अगर किसी को देश निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो व्यापारियों को ही जाना जाता है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इस बिना पे व्यापारियों का एक ही दल से बंधा होना, क्या ये सही है? नहीं, व्यापारी किसी से बंधा हुआ नहीं है ना। व्यापार मंडल कभी किसी को बंधने की बात करता है, सिर्फ विचारधारा की बात है। अगर दूसरी पार्टियां भी इस विचारधारा से काम करती हैं, व्यापारी समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, तो निश्चय ही व्यापारी समाज उनका साथ देगा। जैसे हम लोग की बात, जैसे शिक्षक स्नातक वर्ग के एमएलसी होते हैं, तो हम लोग का मांग है कि व्यापारी वर्ग से भी एमएलसी बनाए जाए। इस तरीके तमाम सी मांगे हैं जिनके ऊपर कोई पार्टियां भी बात करने को तैयार नहीं है। कोई आरक्षण देने की बात नहीं कर रहा। जैसे व्यापारी पेंशन की बात है, उसमें बहुत सी पार्टियां पीछे हो रही हैं। तो व्यापारी समाज किसी का बंधुआ नहीं है, पार्टियां व्यापारी समाज की बंधुआ हो सकती है, व्यापारी समाज किसी का बंधुआ नहीं है। सिर्फ नीति और नियत की बात है कि जो हम लोग को लगता है कि जो हमारी नीतियों को, हमारी नियत को सपोर्ट करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कई सारे जो व्यापारी मंडल हैं वो उनके जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो काफी घने इलाकों में है, ऐसे में सरकार को मंडलियों का और मंडलों का निर्माण करना चाहिए और उनको और भी सहूलियतें देनी चाहिए और उनको स्थान देना चाहिए? नहीं, देखिए, बाजार का तो विस्तारवाद हो रहा है धीमे धीमे करके। जो है जो होलसेलर्स हैं वो बाजारों से निकल के आउटर में जा रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था धीमे धीमे गहन होती जा रही है, गाड़ियों को आने के दिक्कतें हो रही हैं।
तो लोग अब यहाँ पे भी दिल्ली मुंबई की तर्ज के ऊपर काम शुरू हो गया है कि लोग गद्दी यहाँ पे बना रहे हैं, गोडाउन अपने बाहर ले जा रहे हैं ताकि सप्लाई लेने में या माल की डिलीवरी देने में, माल उतरवाने में आसानी हो। आपको नहीं लगता कि इससे देश का और विकास हो सकता है? तो आप लोगों को और भी इसके लिए मांगे उठानी चाहिए। नहीं, लगातार मांगे उठाई जा रही हैं, मंडियों का निर्माण करके, आगे बाजारों का निर्माण करके, और सरकार इस दिशा में काम करे भी। जो रोड, फ्लाईओवर्स और जो रिंग रोड की व्यवस्था हमारी सरकार लेके आई है, ये इसी विकास का ही एक जरिया है, विकास का ही एक पहलू है कि जब रोडें बनेंगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी, तभी लोग बाहर जाएंगे व्यापार करने के लिए। आज की तारीख में व्यापारियों की कितनी श्रेणियां हैं आपकी नजर में? हमारे हिसाब से व्यापारियों करीब करीब 300 साढ़े 300 तरीके के कारोबार जो प्रेजेंट के अंदर रन कर रहे हैं, जो मुख्य कारोबार है। जी। तो आजकल मैं काफ़ी देख रही हूँ कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं वो बहुत परेशान हैं। उनकी सारी दुकानों को अचानक से हटा दिया गया है और उनको कोई किसी तरीके की सहूलियत नहीं है। वो तो वैसे भी दैनिक मजदूर थे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उनको सही से दुकान का आवंटन होना चाहिए, उनको जगहों का आवंटन होना चाहिए, जिससे कि उनका रोजगार न छिने? नहीं, देखिए, लास्ट टाइम जब बॉयज हाई स्कूल के सामने की नाइट मार्केट को जब उजाड़ा गया था, वहाँ से हटाया गया था, तो हम लोगों ने इसमें लगातार संघर्ष करा और माननीय मेयर साहब से मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। जिसके बाद अब कंपनी बाग के सामने तमाम अन्य जगहों पर नाइट मार्केट बनाई जा रही है, नैनिक क्षेत्र में भी बनाई जा रही है और उनको दुकानें आवंटित करी जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसको सेटल करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम लोग की मांग है कि एक व्यक्ति को, जो पुराने रेली पटरी वाले हैं उनको भी, जो नए भी काम करना चाहते हैं उनको व्यवस्थित करके एक अच्छी जगह पर उनको दुकान एलोकेट करनी चाहिए। उससे देखिए दो फायदे हैं कि एक तो अव्यवस्थित दुकानें लगने से जाम की समस्या है और शोरूम वाले जो हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, और इनको भी रोज पुलिस के द्वारा प्रताड़ना हो रही है, अतिक्रमण के नाम पे भगाया जा रहा है। तो अगर ये रोजगार भी छीनना कर सिस्टमेटिक वे पे भी आ जाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा वर्ग है ना कि जो रेडी पटरी पे ही सामान लेना चाहता है। भाई बहुत ऐसा वर्ग है जो 20 रुपए की चाउमीन खाना चाहता है, उसके पास पैसा 200 खाना। तो जब सारी दुकानें एक जगह पे सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तो वो वर्ग वहीं पे जाना शुरू कर देगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोर्ट बार बार ऐसे ऑर्डर्स दे देता है जिसकी वजह से आपके ये रेहड़ी पटरी वालों का मतलब रहना काफी मुश्किल हो जाता है? देखिए, माननीय न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करना तो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कोर्ट के कई तरीके के फैसले आए हैं कि जहां से लोगों की आजीविका पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, लेकिन सरकार बार बार उनसे सामंजस्य बना के अपना कुछ ना कुछ करके उनको बसाने का, पुनर्वास करने का कार्यक्रम कर रही है। अभी बहुत सी दुकानें दी गई हैं और आगे भी दुकानें बंद नहीं जहाँ लोगों को आवंटित करी जाएंगी। आप एक व्यापारी होने के साथ साथ एक युवा नेता हैं, तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि व्यापारियों की इस वक्त की मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए, व्यापारियों की इस वक्त की सबसे मुख्य समस्या जो है कि जीएसटी की विसंगतियां। अच्छा। जीएसटी के ऊपर लगातार जो पेनाल्टी का क्लॉज लगाया गया है, उस क्लॉज को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। देखिए, सरकारें ये नहीं समझ पाती हैं कि जो व्यापारी है वो एक तरीके का सरकार का बगैर सैलरी का नौकर है। हमने 100 रुपए का सामान बेचा, उसमें 18% की जीएसटी है, तो हम 18 रुपए जो हमने कस्टमर से लिया वो हमारा नहीं है, वो सरकार का पैसा है। हम उस पैसे को ले रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कल के अगर चोरी हो जाती है, राजनी हो जाती है, लूट हो जाती है, उसमें कंपनसेशन हमको नहीं मिलेगा। उस पैसे को रखने के बाद हम बैंक में ले जाकर सरकार को जमा करते हैं, और अगर हमको देर हो गई तो हमको पेनाल्टी मिले। हम जल्दी जमा कर देंगे, रिवॉर्ड तो सरकार हमको दे नहीं रही है। या सरकार अगर हमको ये कर दे कि भाई तुमको 0.01% इसके ऊपर हम आपको एक ओवर राइटिंग दे रहे हैं कि आपने 10 लाख का टैक्स हमारे लिए कलेक्ट कर रहे हो, अपने टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, हम तो सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। और उसी वर्ग को हमेशा संदिग्ध नजर से देखना और उसको दंड देना। अगर हम आपसे फ्री में काम कर रहे हैं, अब हमारा काम फ्री में करने पर देर करके आपको दंड दे देंगे, तो मतलब हिटलर चाहिए। इन चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है अगर व्यापारी को आगे बढ़ाना है। तो खुद एक बीजेपी नेता है, ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये सरकार की मजबूरी है या ये आपकी दलीय निष्ठा है कि आप सिर्फ व्यापारी वर्ग को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं? नहीं, दलीय निष्ठा की बात नहीं है, व्यापारी वर्ग को वोट बैंक के अंदर देख रहे हैं। हमने बार बार बताया ना कि इस समय जो हम लोगों को लग रहा है कि सरकार जिस दिशा में काम कर रही, थोड़ी परेशानियों को देखते हुए, देश के जो माहौल थे, देश जिस दिशा में जा रहा था, जिस तरीके से विदेशी मुल्क हावी हो रहे थे, तो कल के हमारी देश ही ना रहेगी। जिस तरीके अफगानिस्तान का आपने उदाहरण देखा, जब देश ही नहीं रहेगा, जनता ही नहीं रहेगी, तो दुकान और कारोबार करके क्या करेंगे हम लोग? तो थोड़े मोड़े सुधार तो करने की जरूरत है, वो हमारी सरकार उससे लड़ के हम लोग लेंगे, लेकिन एकदम तो छोड़ नहीं देंगे, देश को छोड़ दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पे इस चीज के ऊपर हम लोग को वापस बैकफुट पे आना पड़ता है, और मांग तो हमारी हमेशा चलती रहेगी, कोई भी सरकार रहेगी, वो सुधार भी करवाएंगे। सरकारें सुधार कर भी रही है उसके ऊपर, तभी लगातार जीएसटी की बैठकें हो रही हैं, नीति आयोग की बैठक हो रही है। आज भी कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक हुई, उसके अंदर माना गया कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये विदेशी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके काम कर रही हैं। तो लगातार इन बातों को माना भी जा रहा है और काम भी हो रहा है। सरकार को आईना दिखाना हम ही लोगों का काम है, और हम लोग जब अंदर होकर बताएंगे अपनी बातों को तभी ज्यादा सुना जाएगा। बाहर हर समय जाकर विरोध नहीं कर सकते, हम व्यापारी वर्ग हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से 2022 में क्या व्यापारी वर्ग फिर से बीजेपी को मौका देगा? क्योंकि समाजवादी जो सभा है, व्यापार सभा, उनका कहना है कि वो लोग नहीं देंगे। हमारा दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी के साथ इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि बीजेपी को कोई मौका देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रही है व्यापारी। देखिए, दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी हमारे समाज के हैं और वरिष्ठ व्यापारी हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी दलीय निष्ठा अपनी जगह पर है। लेकिन हम लोग जो
समाज की बात करें और बड़े वर्ग की बात करें, क्योंकि हम लोग विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। भारतीय वैश्य चेतना महासभा की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और तमाम से पदों पर होता हुआ चला आया हूँ। तो तमाम हमारी जो मीटिंगें हो रही हैं कि हाँ व्यापारियों को लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो वोट देने के मामले में आज भी वो हम भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को और माननीय योगी जी को ही वोट देना चाहते हैं। उसका देखिए बहुत बड़ा कारण ये है, आज टैक्स की थोड़ी सी हमारे साथ दिक्कतें हैं। अच्छा। थोड़ी सी कानूनी अड़चने हैं जो कि धीमे धीमे करके लीगलाइज होती जा रही हैं, सॉल्व होती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी गुंडई की, बदमाशी की, आज वो खत्म हो चुकी है। पहले की दिक्कत थी कि अगर हम 10,000 रुपए की जगह हम 12,000 का मार दे, पता नहीं 12,000 लेके व्यापारी घर पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। आज 10 की जगह 9 का मार, लेकिन ये मालूम है कि 9 हमारा पूरा घर का घर पहुंचेगा जो होगा। आज एक सुकून से आज व्यापारी वर्ग व्यापार कर ले रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा श्रेय माननीय योगी जी को जाता है। इसके लिए व्यापारी समाज उनको पूरी मदद करेगा, पूरी तरीके से उनकी सरकार बनाने में सहयोग करेगा। अच्छा, लाइसेंस, लोन्स और सुविधाओं के बारे में अगर बात की जाए तो क्या लगता है सिर्फ बड़े व्यापारी ही सफल हो पाते हैं, लेकिन छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन आया हुआ है। अच्छा। और लोन के अंदर तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके अपनी क्रेडेंशियल, आपके अपने पेपर्स पूरे होने चाहिए। अच्छा। उसके बाद भी अगर कोई बैंक का मैनेजर या बैंक का अधिकारी आपको लोन नहीं दे रहा है तो उसमें व्यापार मंडल पूरी लोगों की मदद करता है। हम लोगों की हर महीने माननीय जिलाधिकारी जी के साथ बैठक होती है, जिसमें LDM होते हैं जो बैंक के अधिकारी होते हैं। अगर कोई सी समस्या है तो कोई भी व्यापारी हम लोगों से निस्वार्थ मदद ले सकता है और उसकी पूरी मदद करता है संगठन हमेशा से। अच्छा सुशांत जी, आप सिंस एक बीजेपी नेता हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप ऑनलाइन वर्ल्ड का कोई विरोध करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से लोकल व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ है? नहीं, हम पूरा विरोध करते हैं। अच्छा। देखिए, हम लोगों का पूरा विरोध है, पूरी तरीके से विरोध। हम बार बार कह रहे हैं हम लोग सरकार के अंदर रह के भी व्यापारी हित की बात करेंगे और हमेशा बात करेंगे। हम लोग व्यापारी हैं और हमको अगर भाजपा ने भी हमको पद दिया है तो हमारे व्यापार मंडल की ही वजह से हमको पद दिया है। अच्छा। हमारी शुरुआत व्यापार मंडल से हुई है और व्यापार मंडल हमारी पहचान है। व्यापारी हितों के लिए अगर हमको सरकार का विरोध करना पड़ता है तो हम सरकार के अंदर रह के भी अपनी बात उठाते हैं। अच्छा। लगातार ऑनलाइन कंपनियों का विरोध हमारा जारी है। अभी हमने आपको बताया भी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल ही इस मुद्दे को उठाया है कि अमेजोन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तरीके काम कर रही है। लेकिन आप अमेजोन की बात कर रहे हैं, अमेजोन तो खुद लोकल ट्रेडर्स को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, इनकी नीति सही नहीं है, इनकी जो नीयत है वो गड़बड़ है इनकी। समझिए, धीमे धीमे इस पूरे कारोबार को खत्म कर देंगे। जहां पे भी ये गए हैं इन्होंने पूरे कारोबार खत्म कर दिया है। अभी तक तो ये कह रहे हैं अभी तक ये ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर स्टोर्स खोलना शुरू करेंगे। अभी रिसेंटली एक हम लोगों ने वीडियो देखा है जिसके अंदर नो मेंस स्टोर है। उसके अंदर सिर्फ आपको मोबाइल स्कैन करना है और उस मोबाइल स्कैन करने पे आपका कार्ड वहां पे स्कैन हो जाएगा। आप सामान लीजिए और बाहर चले जाइए, ना किसी को एम्प्लॉय मिलेगा, ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना कोई मिलेगा जो होगा। तो ये अमेजोन वगैरह को खत्म करने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि वो छोटे व्यापारियों को सामान तो ले रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर व्यापारी वर्ग समाज, जो कस्टमर समाज में नहीं आएगा, दुकानों पे नहीं जाएगा, हाँ। तो जो हिंदुस्तान की जो एक सामाजिक संरचना है वो तार तार हो जाएगी। अच्छा, कस्टमर्स को भी एक बात को मानना जरूरी होगा, इस मानना पड़ेगा लोगों को कि मान लीजिए आप बाजार में निकले, आपने हमसे किराना का सामान लिया, बगल वाले से आपने कपड़े का सामान लिया, उसके बगल वाले से आपने दूध का सामान लिया, उसके बगल वाले से आपने सामान खरीदे। अब मान लीजिए आप उसी रोड से जा रहे हैं, आपको चक्कर आए, आप गिर पड़े जो हैगा। हाँ। तो वही पड़ोस वाले चाचा, वही दूध वाले अंकल और वही किराना वाले जो है अंकल, वही आपको संभालेंगे। अमेजोन वाला कभी नहीं करने के लिए आएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हाँ, समाज में एक नेटवर्क की हमेशा जरूरत होती है, सामाजिक संरचना ही ऐसी है हमारी जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो भी ये अब डिजिटलाइजेशन का युग बन रहा है वो कोविड की वजह से भी काफी आगे बढ़ा है। तो कोविड का आपके पास क्या समाधान है? लोग हमें अब तो डर रहे हैं काफी आगे बढ़ने से, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा वो लोग तवज्जो दे रहे हैं। नहीं देखिए, कोविड का समाधान तो हमारे पास कोई नहीं है, तो वैज्ञानिक ही बता पाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि अब लोग डर नहीं रहे हैं, अब लोग आराम से समाज में निकल रहे, रेस्टोरेंट वापस चलना शुरू हो गए हैं। और कोविड के समय में अगर यही जो हमारे रेडी पटरी के दुकानदार और जो ऑफलाइन वाले थे अगर ये हाथ खींच लिए होते तो देश खत्म हो गया था उसी दिन। इन ऑनलाइन वालों ने तो बैकफुट पे चले गए थे। इन्हीं ऑफलाइन वालों ने ही भंडारा करा, इन्हीं ऑफलाइन वालों ने ही मजदूरों को खाना खिलाया, चप्पल बांटा, पानी बांटा, दवाइयां दिया। जिसके पास पैसा नहीं था कि भैया ले जाओ खाओ, बाद में पैसा देना। आप अमेजोन से 100 रुपए को उधार मंगा लीजिए, अगर मिल जाए तो हम जान जाए। यहाँ पर तो लड़की की शादी पड़ जाती है तो मोहल्ले का दुकानदार पूरी तरीके मदद करने को खड़ा है, सामान भी दे रहा है, आपके यहाँ पहुंचे कचौड़ी भी खिला रहा है। लेकिन अमेजोन के मालिक और फ्लिपकार्ट के मालिक कभी नहीं आएंगे ना करने के लिए इन चीजों के लिए। तो ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा। और ये कोविड ने दिखा दिया कि मदद करने के लिए कौन खड़ा था। लोगों घर में पैसा खत्म था, सब खत्म था, लोगों ने खुले दिल से मदद करी जो था। पूरे देश ने इस चीज को दिखा। अब माननीय मोदी जी ने इस चीज तारीफ भी करी कि व्यापारी वर्ग ने आगे बढ़कर उस देश को संभाला। क्योंकि देश की जरूरत हम लोग हैं और हम लोग को देश की जरूरत है। हमको भी हमारा परिवार प्यारा है, हमको हमारी जान प्यारी है, हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों के किनारे रख के हमारा व्यापारी समाज आ गया और उसने देश की कमान अपने हाथ में लिया। किसी को भूखा नहीं रहने दिया, किसी को दवा कमी नहीं हुई, किसी को दूध की कमी नहीं हुई। चलिए
चलिए इस पर भी बात करते हैं कि निजीकरण के इस दौर में बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, इसकी वजह से क्या दुकानदारों की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? नहीं, देखिए पड़ा तो है, और मॉल वगैरह देखिए धीमे धीमे करके खुलेंगे भी, उसको आप नहीं रोक सकते हो। दुकानदारों को भी जरूरत है कि अपने आप को थोड़ा सा जो है वो मॉडर्नाइज करें। जो नए वर्ग आ रहे हैं व्यापारियों के, जो हम लोगों के समकक्ष के जो दुकानदार भाई हैं, जो उनके बच्चे आ रहे हैं, उनको भी अपनी दुकानों को थोड़ा सा सिविलाइज करनी पड़ेगी। बढ़िया एसी वेसी लगा के दुकानों को अच्छा सुंदर बना दे। कस्टमर के पास अब पैसा, वो 10 साल पहले का हिंदुस्तान अलग था, आज का हिंदुस्तान अलग है। हर वर्ग के जेब में पैसा खर्चा करना चाहता है, अच्छी जगहों पर जाना चाहता है। आज पहले जमाना था लोग 20 रुपए का डोसा खाते थे, आज 200 खा रहे हैं। पैसा है लोगों के पास, लोग जा रहे हैं। एक क्लास है जिसके पास पैसा नहीं, लेकिन जिसके पास है पैसा तो बहुत पैसा है। तो लोगों को अपनी दुकानों को ठीक करना पड़ेगा। जो है उससे एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है मॉल वगैरह से, कि बहुत से भाई सरकार सबको रोजगार दे नहीं सकती है, तो निजीकरण कंपनियों ने उसको संभाल रखा है। तो कंपटीशन तो बनी रहेगी मार्केट में, स्वस्थ कंपटीशन होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशांत जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या सीन लगता है, 2022 में क्या बीजेपी अपनी सीट बचा लेगी? हाँ, श्रुतियाँ बचा लेगी बीजेपी जो है। अच्छा, तो इसके लिए आपका कोई खास मतलब आपको कुछ खास वजह लगती है? नहीं, देखिए ऑप्शन भी अभी किसी के पास कुछ नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करा है, जो विकास की धारा बही है, वो सबके सामने है। जितने फ्लाईओवर्स, जितनी रोड्स, जिस तरीके से निर्माण हो रहे हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, आज हम लोगों को भी कभी कभी अजूबा लगता है कि 1000 करोड़ की योजना, 2000 करोड़ की योजना, 3500 करोड़ की योजना पहले सुनते थे हम लोग, अब देखते हैं। और ये नहीं कि पहले सिर्फ घोषणा होती थी, एक सरकार ने घोषणा करा, दूसरे ने फिर घोषणा करा, तीसरे ने शिलान्यास करा, आती गई जाते गए। अब तो रिकॉर्ड समय के अंदर चीज़ों को निर्माण हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि 24 आवर्स की मॉनिटरिंग है, कि सुबह जो टास्क दिए जाते हैं शाम को बताना है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, जो रात को टास्क दिए जा रहे हैं सुबह प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बताना है, कि एक मिनट्स के अंदर क्या काम हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो रिपोर्ट करना है सरकार के ऊपर। देखिए रिकॉर्ड समय के अंदर जितने भी पुल बने हैं आपके अंदर, कुंभ मेला से पहले वो भी, और जो अभी भी घोषणा हुई है, वो सारे रिकॉर्ड समय के अंदर कंप्लीट होंगे। अच्छा, बाकी सारी पार्टियों का जितने भी नेताएं हैं, वो सबका कहना है कि बीजेपी ने केवल सड़कों का विकास किया है और किसी चीज में कोई विकास नहीं किया है, ना हॉस्पिटल्स बने हैं, ना किसी और चीज के बारे में विकास हुआ है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो सबसे पहले उनको मालूम होगा, किसी भी क्षेत्र का विकास करने के पहले सबसे पहले रोड ही बनानी पड़ेगी। जब वहां पर किसी भी चीज को पहुंचाना है, तो जब रोड बनेगी तभी तो लोग वहां पे जाएंगे। अब मान लीजिए हमने अस्पताल खोल दिया, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, रोड जाने की वहां व्यवस्था नहीं है, पब्लिक के पहुंचने की व्यवस्था नहीं है, तो विकास कैसे वहां पे होगा? तो ये तो नेताओं के ऊपर हमको हंसी आती है कि किस तरीके की बात वो लोग करते हैं कि भाई जब रोड बनेगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी, तभी तो लोग वहां पे जाएंगे कारोबार करने के लिए, रहने के लिए। जब रोड नाली नहीं होगी, वहां पे सीवर लाइन नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा। आज आप देखिए गांवों के अंदर जो है जल शक्ति संचय के ऊपर जो काम हो रहा है, घर घर के ऊपर नल लग रहे हैं, पानी पहुंचा, और ये सारे काम रिकॉर्ड समय में हो रहे हैं। मतलब एक फिक्स लाइन है, उसमें हो रहे हैं, टंकियों का निर्माण हो रहा है, घरों के अंदर पानी पहुंच रहा है, शौचालय घर के अंदर बने हैं। तो और ये बेसिक मूलभूत सुविधा तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब किसी घर में गवर्नमेंट 2-2 हज़ार बेरोजगारी भत्ता बांट के इस तरीके के काम चोरी को तो बढ़ावा देगी नहीं। हम लोग चाहते हैं इस तरीके का हो, लोग स्वावलंबन बने, खुद पैसा कमाए, सरकार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। एक कठिन सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक व्यापारी एक विधानसभा से बीजेपी से लड़ता है और दूसरा व्यापारी जो है वो दूसरे विधानसभा से लड़ता है, तो ऐसे में आप समर्थन किसका करेंगे और विरोध किसका करेंगे? देखिए, हम लोग की लगातार मांग है कि व्यापारी नहीं होना चाहिए। जो व्यापारी हितों के लिए जिन्होंने संघर्ष करा है, जो व्यापारी नेता है, अगर कोई पार्टी उस तरीके के व्यक्ति को टिकट देती है तो शर्तियां हम लोग उस व्यापारी को ही मदद करेंगे। देखिए, आज की डेट में व्यापारी तो हर आदमी अपने आप बन जा रहा है, जो भी नेतागिरी में आ रहा है बताता है हम भी व्यापारी हैं। लेकिन जो व्यापारी नेता है, जिसने हमेशा से, जिसकी पहचान है कि व्यापारियों के लिए संघर्ष करा है, जो किसी पार्टी के लिए डिवोटेड ना हो, वो व्यापारी हितों के लिए डिवोटेड हो, तो हम लोग हमेशा से उसकी मदद करेगा संगठन हमारा। अच्छा, आपने अपने लिए किस तरीके के चुनाव को फाइनल किया है? आप लड़ेंगे या लड़वाएंगे? नहीं, हमारा भी चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर जो भी व्यक्ति हम लोग की विचारधारा के हिसाब से चुनाव लड़ेगा तो हम लोग का पूरा संगठन उसका समर्थन करेगा। अच्छा, काफी लंबा इंटरव्यू हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि ये बताइए कि नगर निगम को और प्रशासन को मिलकर व्यापारियों के हित के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, नगर निगम को तो सबसे ज्यादा जो व्यापारियों के लिए हित में काम करना है, वो छोटे छोटे टॉयलेट्स की इस समय बहुत बड़ी समस्या है बाजारों के अंदर, मुख्य बाजारों के अंदर जो है, चाहे वो मुट्ठीगंज का क्षेत्र हो, चाहे चौक में तो 1-2 भी बने हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी बहुत बड़ी समस्या है। खासकर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की व्यवस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। और जिला प्रशासन का जो काम है कि वो सफाई व्यवस्था के साथ साथ जो है, जो चोरी लूट की घटनाएं तो बहुत ज्यादा रुक गई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सुनने के ऊपर आ रही है। और उसमें आपकी इन बातों को मैं थोड़ा सा चीज और जोड़ देना चाहेंगे कि इधर बहुत बड़ी समस्या आ रही है व्यापारियों के साथ
मानसिक तौर पर व्यापारी बहुत टूट गया है कोरोना से, और बहुत सी इस समय आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके अंदर कल ही हम लोगों ने घोषणा करी है कि इस तरीके के जो भी व्यापारी जो निराशा में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, संगठन उसकी काउंसलिंग करा के उसको सपोर्ट करने का काम करेगा। और ये सरकार से हम लोगों की मांग भी है कि सरकार भी जो कोविड पोर्टल शुरू करा, उसके साथ साथ एक काउंसलिंग पोर्टल भी उनको शुरू करना चाहिए। हम लोग लगातार देख रहे हैं इधर कोरोना के बाद से कम 20 ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है आर्थिक कारणों से। हमारे जानने में अभी हाल में ये आया है कि चौक के कई व्यापारियों को पानी के टैक्स की रसीद दे दी गई है, जबकि उनके पास कोई पानी का कनेक्शन ही नहीं था। ऐसा क्यों किया गया? ये तो मूलभूत गलतियां हो जाती हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं है। संगठन उनके लिए संघर्ष करता है, खत्म हो जाता है, वो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब ये गलती थी, एरर होता है, नगर निगम का एरर होता है, तो हमेशा आ जाता है। अभी हमारे यहाँ बिजली का बिल आ गया था 1 लाख रुपया का, तो उसको क्या करिए, एरर ठीक हो गया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो अंत में आप मुझे ये बताइए कि आप व्यापारियों और अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, व्यापारियों को तो हमारा सबसे बड़ा संदेश ये है कि देखिए कोरोना करीब करीब चला गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा आपको लेनी है। अब जो प्रेजेंट समस्या दिख रही है वो डेंगू को दिख रही है, और व्यापारी वर्ग ऐसा है कि जो हमेशा फ्रंटलाइन में है, हमेशा लोगों के संपर्क में आ रहा है, और उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके खुद की है, उसके परिवार की है, समाज की है, देश की है। तो आपको सुरक्षित होकर व्यापार करना है, राष्ट्र हित में पूरे तरीके से टैक्स जमा करिए। किसी प्रकार की दिक्कतें आती है, व्यापार मंडल और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, आपका पूरा समर्थन करेगी, आपको पूरा सहयोग करेगी। आप लोग किसी प्रकार की गुंडई, बदमाशी या कोई भ्रष्ट अधिकारी अगर आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो आप निसंकोच 24/7 हमारे और हमारे संगठन संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे, और एक भयमुक्त समाज और भयमुक्त व्यापार का जो माहौल बनाने का जो योगी जी ने, मोदी जी ने नारा दिया है, उसको मदद करके उसको पूरा करने में हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। जी, सुशांत केसरवानी जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे युवा नेता और व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशांत केसरवानी जी, जिन्होंने हमसे व्यापारियों की समस्याओं और राजनीति के ऊपर काफी चर्चा की, और उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे व्यापारियों के हित के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही कई अन्य दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।